हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं अपने WT के यूनिट नंबर 5 के लेक्चर नंबर 1 को, जिसमें हम पढ़ने वाले सर्वलेट्स के बारे में। जो हमारी यूनिट नंबर 5 है वो हमारा 2 पार्ट में डिवाइडेड है, यानी पार्ट नंबर 1 जो है हमारा सर्वलेट्स के बारे में, जिसमें हम पढ़ने वाले कि सर्वलेट्स क्या होता है, उसका आर्किटेक्चर, लाइफ साइकिल, सेशन एंड कुकीज। जिसमें से जो हमारा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो हमारा सर्वलेट्स, जहाँ से हमारा एग्जीक्यूटिव 20, 21, 21, 22 और 22, 23 में यानी लॉन्ग में क्वेश्चन आता ही आता है। आपसे क्या पूछता है? सर्वलेट्स के बारे में, उसके आर्किटेक्चर के बारे में एंड देन उसकी लाइफ साइकिल के बारे में। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट, बढ़ते हैं अपने पहले टॉपिक की तरफ। हमारा जो पहला टॉपिक है वो है सर्वलेट्स एंड विद इट्स लाइफ साइकिल। बेसिकली सर्वलेट्स क्या होता है और उसकी लाइफ साइकिल किस तरीके से वर्क करती है। पहला पॉइंट में क्या लिखा हुआ है? सर्वलेट्स आर द जावा प्रोग्राम दैट रन ऑन द जावा इनेबल्ड वेब सर्वर और एप्लीकेशन सर्वर। जावा जो हमारा सर्वलेट्स है वो क्या है? एक जावा का प्रोग्राम है जो रन करता है जावा इनेबल वेब सर्वर्स पर या किसी भी एप्लीकेशन सर्वर पर हम उसको रन करते हैं। सिंपल समझ आ गया आपको कि सर्वलेट्स क्या एक जावा प्रोग्राम है। अभी किस तरीके से वर्क करता है? दे आर यूज टू हैंडल द रिक्वेस्ट ऑब्टेन फ्रॉम द वेब सर्वर्स, प्रोसेस द रिक्वेस्ट, प्रोड्यूस द रेस्पॉन्स एंड द सेंड अ रेस्पॉन्स टू द वेब सर्वर। अब सर्वलेट्स किस तरीके से वर्क करता है? सर्वलेट्स के पास रिक्वेस्ट आती है, जो भी हमारा वेब सर्वर होता है वो सर्वलेट्स को रिक्वेस्ट भेजता है। सर्वलेट जो भी हमारी रिक्वेस्ट आई उसको समझेगा कि रिक्वेस्ट हमारी है क्या, फिर उस रिक्वेस्ट को समझने के बाद जो भी हमारा वर्क होगा उसको समझेगा कि मुझे डेटाबेस से ये काम, ये इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो डेटाबेस से वो इन्फॉर्मेशन लाएगा और अपना क्या कर देगा? एक रेस्पॉन्स जनरेट कर देगा। रेस्पॉन्स जनरेट करके जो हमारा सेंड कर देगा किसको? वेब सर्वर पर। जो हमारा वेब सर्वर है वहां हमें वो विजिबल हो जाएगा। इस तरीके से हमारा सर्वलेट्स वर्क करता है। टेकिंग एन एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल अगर आप क्रोम ब्राउजर पे कुछ भी सर्च करते हैं कि वेब टेक्नोलॉजी सिलेबस आपको सर्च करना है, तो वहां आपने सर्च किया तो वो किसके पास जाएगी? जो रिक्वेस्ट गई वो वेब सर्वर की जो रिक्वेस्ट है वो किसके पास गई? सर्वलेट के पास गई। सर्वलेट के पास जाके सर्वलेट ने क्या करा? उसको प्रोसेस किया कि क्या जो हमारा यूजर है वो क्या चाह रहा है। यूजर क्या चाह रहा है? वेब टेक्नोलॉजी का सिलेबस। तो उसने क्या किया? डेटाबेस से इंटरेक्ट करके जो वेब टेक्नोलॉजी का सिलेबस है वो एज अ रेस्पॉन्स जनरेट किया। और रेस्पॉन्स जनरेट करने के बाद उसने कहाँ भेज दिया? वेब सर्वर पर उसको सेंड कर दिया। अब वेब सर्वर पर जब सेंड कर दिया तो हमें क्या आ जाता है? हमारे जो हमारा स्क्रीन है हमारे सामने वो सब उसके ऑप्शंस आ जाते हैं, जहाँ पे भी वेब टेक्नोलॉजी का सिलेबस होगा उससे रिलेटेड जो भी हमारी इंफॉर्मेशन डेटा होगा वो हमें विजिबल हो जाता है। इस तरीके से हमारा सर्वलेट वर्क करता है। आई होप आपको क्लियर होगा कि सर्वलेट्स हमारा किस तरीके से वर्क करता है। सर्वलेट वर्क ऑन द सर्वर साइड। सर्वलेट कहाँ वर्क करता है? सर्वर साइड पे वर्क करता है। एक हमारी क्लाइंट साइड होती है, एक हमारी सर्वर साइड होती है। क्लाइंट साइड हमारे यूजर की साइड होती है, सर्वर साइड जो भी हम सर्वर्स पे वर्क करते हैं, यानी जो हमारा सर्वलेट है वो डेटाबेस से इंटरेक्ट करने के लिए जो भी हमारा डेटाबेस से रिलेटेड वर्क है वो कौन करता है? हमारा सर्वलेट्स करता है। आई होप आपको क्लियर होगा। अब इस डायग्राम के थ्रू आप समझ पाएंगे कि सर्वलेट्स हमारा किस तरीके से वर्क करता है। जैसे मैंने आपको बताया कि जो भी हमारा वेब ब्राउजर है, वेब ब्राउजर रिक्वेस्ट किसको भेजेगा? अब रिक्वेस्ट भेजने के लिए हमारे पास HTTP प्रोटोकॉल्स होते हैं, जो हम अभी आगे देखेंगे। कुछ HTTP प्रोटोकॉल्स का यूज कर हम अपनी जो रिक्वेस्ट है उसको सर्वर के पास भेजते हैं। ब्राउजर से रिक्वेस्ट HTTP सर्वर्स के पास आई, फिर वो जो रिक्वेस्ट है वो किसके पास सेंड होगी? सर्वलेट के पास सेंड होगी। सर्वलेट ने उस रिक्वेस्ट को समझा और उससे देखा कि क्या डेटा चाहिए, फिर उसने डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करा, जो भी डेटा चाहिए एज एन उसने रेस्पॉन्स अपने पास रख लिया। फिर रेस्पॉन्स के थ्रू फिर उसको किसको सेंड कर दिया? HTTP सर्वर्स को। फिर HTTP सर्वर्स जो भी रेस्पॉन्स हमारे पास सर्वलेट से आया वो ब्राउजर पे को भेज देगा। अब ब्राउजर हमें विजिबल कर देगा। ठीक है, ये हमारा आई होप आपको डायग्राम क्लियर होगा कि किस तरीके से इसकी वर्किंग हो रही है। अब नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखा हुआ है? सर्वलेट्स आर हेल्प टू क्रिएट डायनामिक वेब कंटेंट। सर्वलेट्स हमारा हेल्प करता है डायनामिक वेब कंटेंट क्रिएट करने के लिए। जैसे कि वेबसाइट्स होती है, वेबसाइट पे बहुत ज्यादा डायनामिक कंटेंट होता है। डायनामिक कंटेंट यानी कि आप बटन पे होवर करें तो आप दूसरे वेब पेज पे पहुंच जाए, या आप इस पे होवर करें तो आप यहाँ आ जाए। इस तरीके का कोई भी हमारा कंटेंट होता है ये डायनामिक कंटेंट होता है। तो डायनामिक कंटेंट जो हम करते हैं वो किसकी हेल्प से कर पाते हैं? सर्वलेट्स की हेल्प से वो क्रिएट कर पाते हैं। इट इज मोर एफिशिएंट देन ओल्डर CGI स्क्रिप्ट। सर्वलेट से पहले हम CGI स्क्रिप्ट जो है हम वो यूज करते थे, लेकिन आज के टाइम हम CGI स्क्रिप्ट को यूज नहीं करते, क्योंकि वो हमारी क्या है, कोई भी वो एफिशिएंट वे नहीं है, यानी वो इतनी फास्ट नहीं है, वो इतनी इतनी अच्छी तरीके से वर्क नहीं कर पाती। तो आज के टाइम CGI को किसने रिप्लेस कर दिया? हमारा सर्वलेट ने उसे रिप्लेस कर दिया है। आई होप आपको क्लियर होगा कि किस तरीके से हमारा सर्वलेट्स वर्क करता है, सर्वलेट्स है क्या।
ठीक है। आप देखेंगे हम लाइफ साइकिल, सर्वलेट्स की लाइफ साइकिल क्या होती है। सर्वलेट की लाइफ साइकिल में हमारे 3 प्रोसेसेस होते हैं, इनिट, सर्विस एंड डेस्ट्रॉय। इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। फॉर एग्जांपल, आपको अपने एक फ्रेंड से बात करनी है, तो आप सबसे पहले आपका इनिशियल स्टेप क्या होगा। जब आप अपने फ्रेंड को बात करना चाहते हैं तो सबसे पहला आपका इनिशियल स्टेप होगा, आपके पास उसका नंबर होना चाहिए। अगर आपके पास उसका नंबर होगा, आप उसको कॉल करेंगे। आप कॉल करने के लिए आपको एक सर्विस चाहिए, जैसे कि हमें नेटवर्क चाहिए। नेटवर्क क्या है, वही सर्विस ही है। जैसे एयरटेल हो गया, आपको सर्विसेज तो प्रोवाइड कराता है, तो आपको एक सर्विस चाहिए जिसके थ्रू आप उसको कनेक्ट कर सकें। फिर आपके पास अगर सर्विस अवेलेबल है तो आप उससे कनेक्ट कर पाएंगे। आप बात कर लेंगे, जो भी आपको बात करनी है अपने फ्रेंड से बातचीत करके। जब आपकी बात खत्म हो जाएंगे, आप कॉल को कट कर देंगे, तो इसका मतलब वो डेस्ट्रॉय। तो जो मैंने आपको स्टेप्स बताई कि एग्जाम्पल के थ्रू आप इन स्टेप्स को समझ सकते हैं। इनिट यानी मुझे अपने फ्रेंड का नंबर फाइंड हो गया है, ठीक है। सर्विस यानी उसके कनेक्शन के लिए मुझे एक सर्विस अवेलेबल चाहिए जिससे मुझे कनेक्टिविटी मिल सके ताकि मैं अपने दोस्त से बात कर सकूं। डेस्ट्रॉय, जब आपकी बात खत्म होगी तो आपने कॉल को कट कर दिया, इसका मतलब वो लाइफ साइकिल क्या होगी, डेस्ट्रॉय हो गई। आई होप आपको क्लियर होगा। अब ये डायग्राम में मैंने यही लिखा हुआ है। सबसे पहला हमारा होता है इनिट। इनिट यानी इनिशियल स्टेप्स होता है। अब अगर हम सर्विस की बात करें तो सर्विस में हमारा क्या आता है, रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स, कि हमें जो सर्विस कौन सी चाहिए वो भी तो आपको बताना पड़ेगा ना, कि आपको कौन सी सर्विस चाहिए, क्या चाहिए। तो आपको सर्विस के लिए रिक्वेस्ट करना पड़ता है, उसके बाद आपको रेस्पॉन्स मिलता है। अगर आप चाह रहे हैं कि मुझे एयरटेल की सर्विसेज चाहिए तो आपको एयरटेल रेस्पॉन्स देगा। अगर आपको चाहिए कि नहीं, मुझे एयरटेल की नहीं चाहिए, मुझे जियो की चाहिए, तो आप जियो के लिए, जियो की सर्विस के लिए रिक्वेस्ट भेजेंगे, वो आपको रेस्पॉन्स भेजेगा। तो रिक्वेस्ट एंड रेस्पॉन्स हमारा कहाँ वर्क करता है, सर्विसेज के अंदर वर्क करता है। अब उसके बाद डेस्ट्रॉय। डेस्ट्रॉय यानी आपकी इस लाइफ साइकिल, जो भी आपका वर्किंग प्रोसेस था वो खत्म हो गया, तो आपने कॉल को एंड कर दिया, तो डेस्ट्रॉय। तो आई होप आपको क्लियर होगा कि किस तरीके से होता है। अब हम इन्हें डिटेल्स में देखेंगे कि जो हमारे 3 ये इनिट, सर्विस एंड डेस्ट्रॉय किस तरीके से वर्क करते हैं या ये होते क्या है। पहला क्या है हमारा इनिट। इनिट में क्या लिखा हुआ है, द इनिट मेथड इज कॉल्ड वंस, ओनली वंस। इनिट को आप बार बार, जब भी आप लाइफ साइकिल के अंदर बात करेंगे तो इनिट को आपको एक बार ही कॉल करना पड़ेगा। इनिशियली आपको एक बार नंबर मिल गया तो सब चीज़ ऑटोमेटिकली होती रहेंगी, तो इनिट सिर्फ और सिर्फ एक बार ही कॉल करते हैं हम। क्रिएटेड ओनली व्हेन द सर्वलेट क्रिएटेड। इनिट जब भी क्रिएट होगा जब हमारा सर्वलेट्स पहले से क्रिएट हो चुका है, तभी आप इनिशियल अपने स्टेप्स आगे बढ़ा सकते हैं। द इनिट मेथड मस्ट कंप्लीट सक्सेसफुली बिफोर द सर्वलेट कैन रिसीव एनी रिक्वेस्ट एंड रेस्पॉन्स। यानी जो हमारा सर्वलेट्स है, यानी जो हमारी सर्विस है, उसकी रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स से पहले हमारा इनिट जो ऑपरेशन है वो परफॉर्म होता है। इसमें ये लिखा हुआ है। नेक्स्ट में क्या लिखा हुआ, व्हेन द सर्वलेट इज फर्स्ट रिक्वेस्टेड, जब सर्वलेट फर्स्टली रिक्वेस्ट करता है, द कंटेनर क्रिएटेड एन इंस्टेंस ऑफ द सर्वलेट क्लास। यानी जब आप इनिशियली, जब यहाँ आप रिक्वेस्ट करते हैं, फर्स्टली रिक्वेस्ट करते हैं सर्वलेट पे, तो क्या करता है, एक हमारा कंटेनर क्रिएट हो जाता है जिसके अंदर हमारी सर्वलेट क्लास होती है। सर्वलेट क्लास के अंदर क्या होता है, जो भी अपने इनिशियली स्टेप्स हैं वो उसके अंदर होता है कि आप इनिट के अंदर क्या करना चाह रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है, आफ्टर क्रिएशन द सर्वलेट कंटेनर कॉल द इनिट मेथड टू इनिशियलाइज द सर्वलेट। वही जब हमारी क्लास सर्वलेट्स जो हमारी क्रिएट हो गई, उसके बाद हमारा क्या होता है, हम उसको कॉल करते हैं इनिट मेथड को, और जो भी हमें वर्क करना होता है हम वो कर पाते हैं। दिस फेज इज यूज टू सेटअप रिसोर्सेज लाइक डेटाबेस कनेक्टिविटी। अब ये हमारा बेसिकली इनिशियल स्टेप है क्या, कि हमारी जो फाइनल डेस्टिनेशन है वहां तक पहुंचाने के लिए हमारी ये इनिशियल स्टेप है। यानी हमें डेटाबेस से अपना डेटा चाहिए, तो डेटाबेस से डेटा कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने के लिए जो हमारा सेटअप होता है वो कौन क्रिएट करता है, हमारा इनिट क्रिएट करता है। आई होप आपको क्लियर होगा कि इनिट जो है वो हमारा किस तरीके से वर्क करता है, या इनिट हमारा होता क्या है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा सर्विसेज। अब सर्विसेज काफी इजी है, सर्विसेज हमारी भी नेक्स्ट, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताया, इसी तरीके से यहाँ सर्विसेज वर्क करती हैं। अब करते क्या है, द सर्विसेज मेथड इज कॉल्ड ओनली आफ्टर द इनिट। सर्विसेज को आप जब भी कॉल कर सकते हैं जब आपका इनिट ऑपरेशन पूरा कंप्लीट हो गया हो। क्या आपको बिना कॉल मिलाए आप बात कर सकते हैं, नहीं ना। तो इसी तरीके से पहले आपको इनिट यानी इनिशियल स्टेप आपको करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप सर्विसेज को कॉल कर सकते हैं। दिस इज द मेन मेथड टू परफॉर्म द एक्चुअल टास्क। अब जो एक्चुअल टास्क परफॉर्म करना है वो हमारा सर्विसेज के अंदर ही आता है, क्योंकि अगर आपके पास सर्विसेज नहीं होंगी तो आप वो जो एक्चुअल टास्क, जो कनेक्टिविटी है वो आपको मिल नहीं पाएगी। नेक्स्ट में क्या है, इट चेक द एचटीटीपी रिक्वेस्ट टाइप। ये क्या करता है, जब आपके पास, मैंने आपको बताया, जब आपके पास रिक्वेस्ट आएगी तो वो एचटीटीपी प्रोटोकॉल्स यूज करता है, गेट, पोस्ट, जो हम आगे अभी पढ़ेंगे। तो वो चेक करता है कि जो हमारे पास रिक्वेस्ट आ रही है वो कौन से मेथड है, वो गेट मेथड है, पोस्ट है, पैच है, पुट है, डिलीट है, काफी सारे होते हैं। तो उसमें से सेलेक्ट करता है कि कौन सा टाइप है, उस टाइप को समझकर वो रेस्पॉन्स क्रिएट करता है।
दिस फेसेस रिपीटेडली फॉर एवरी रिक्वेस्ट। जब भी नई नई बार बार रिक्वेस्ट आएगी तो हर बार ये सर्विसेज हमारा रिपीटेडली होगा, रिपीटेडली परफॉर्म करेगा। ये होता है हमारा सर्विसेज। थर्ड कैट होता है हमारा डेस्ट्रॉय। डेस्ट्रॉय तो काफी इजी है, एज द नेम सजेस्ट कि हमारा वहां जो भी हमारी लाइफ साइकिल, सर्वलेट की लाइफ साइकिल होती है वो हमारी क्या हो जाती है, एंड हो जाती है। और डेस्ट्रॉय को जब हमारा सारा काम हो जाता है तो एक बार ही हम क्या करते हैं, कॉल करते हैं। इसमें यही लिखा हुआ है, दिस मेथड इज यूज टू रिलीज रिसोर्सेज लाइक क्लोजिंग डेटाबेस कनेक्टिविटी। ये हमारा मेथड किस चीज के लिए वर्क करता है, जो भी आपके पास रिसोर्सेज है उनको रिलीज करने के लिए। आप जैसे कि एंड कर देते हैं कॉल। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी से बात कर रहे हैं, अगर आपने एंड कर दी कॉल, इसका मतलब क्या है कि जिस फ्रेंड से आप बात कर रहे हैं उसकी रिसोर्सेज को आपने फ्री कर दिया, यानी उस फ्रेंड्स को आपने फ्री कर दिया। उसके बाद कोई भी उससे आके बात कर सकता है। यही बात है, अगर आप जब तक बात करें क्या कोई और बात कर सकता है, नहीं बात कर सकता। तो इसी तरीके से यहाँ होता है कि जब आप डेटाबेस की कनेक्टिविटी आपको मिल गई है, जब आपका काम हो गया, तो आप डेस्ट्रॉय लाइफ साइकिल के अंदर जो लास्ट स्टेप है उसको आप परफॉर्म करेंगे, जिससे डेटाबेस की कनेक्टिविटी और कोई भी अचीव कर सकता है। तो ये होते हैं हमारे 3 इनिशियल स्टेप्स, इनिट, सर्विस एंड डेस्ट्रॉय। आई होप आपको क्लियर होंगे कि सर्वलेट्स का कॉन्सेप्ट हमारा क्या होता है। अब बढ़ते अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है हमारा HTTP मेथड्स। HTTP मेथड्स आपको क्लियर हो गया होगा। HTTP मेथड जब हमारा क्लाइंट होता है, क्लाइंट और जो हमारा होता है ये हमारा डेटाबेस होता है। तो क्लाइंट और डेटाबेस के बीच में आप क्लाइंट, जब भी आपको डेटाबेस से कोई भी डेटा चाहिए होगा तो आप उसे रिक्वेस्ट ही तो करेंगे। तो रिक्वेस्ट करने का एक वे होता है, जैसे हम बोलते हैं कि आप किसी से रिक्वेस्ट करो तो बहुत पोलाइट वे में करो। इसी तरीके से जब क्लाइंट डेटाबेस से इंटरेक्ट करने की कोशिश करता है तो वो उसे रिक्वेस्ट करने के लिए एक हमारे पास वे होता है, जिसको हम बोलते हैं HTTP मेथड्स, यानी रिक्वेस्ट करने के लिए वे। तो उसके काफी सारे वे होते हैं, जैसे गेट, पोस्ट, पैच, पुट। अब क्या होता है, गेट क्या होता है, टू रिसीव डेटा। सिर्फ आपको डेटा चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लाइब्रेरी जाते हैं तो लाइब्रेरी के अंदर आपको एक स्पेसिफिक बुक है, आपको वो बुक सिर्फ और सिर्फ रीड करनी है। इसी तरीके से हमारा गेट वर्क करता है कि आपको सिर्फ और सिर्फ डेटाबेस से आपको डेटा चाहिए। आपको डेटा के साथ कुछ नहीं करना, कुछ अपडेट नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ आपको वो डेटा चाहिए। जैसे कि हमें लाइब्रेरी से बुक चाहिए, इसी तरीके से आपको डेटा चाहिए। तो उस टाइम आप कौन सी HTTP मेथड्स का यूज करेंगे, गेट का यूज करेंगे। पोस्ट का कब यूज करते हैं, पोस्ट का हम यूज करते हैं सेंड और सबमिट करने के लिए। आपको डेटाबेस में कुछ डेटा सेंड करना है, कुछ डेटा सबमिट करना है, आपने कुछ भी न्यू क्रिएट किया है तो आप चाहते हो कि डेटाबेस के अंदर वो सेव हो जाए, तो वहां हम किसका कब यूज करेंगे, पोस्ट मेथड का यूज करेंगे। वही इसमें लिखा हुआ है, टू सेंड और सबमिट डेटा टू द सर्वर यूजुअली टू क्रिएट समथिंग न्यू। जब भी हमें सर्वर पर कोई भी अपना डेटा को सेंड करना हो, डेटा को सबमिट कराना हो, डेटा को सेव करना हो, तो उस टाइम हम पोस्ट मेथड का यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा पैच। पैच हमारा किस तरीके से वर्क करता है, कुछ भी पार्शियली अपडेट करने के लिए। पार्शियली अपडेट यानी कुछ थोड़ा सा अपडेट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने इंस्टाग्राम की पोस्ट क्रिएट की, तो पोस्ट क्रिएशन किसका काम हो गया, हमारा पोस्ट मेथड का। पोस्ट मेथड हमारी इंस्टाग्राम की पोस्ट को क्रिएट कर देगा, आपने फोटो अपलोड कर दिया, ठीक है। पैच का, जैसे आपने कैप्शन में कुछ लिखा, कैप्शन में आप लिखते हो, तो कैप्शन में आपने जो लिखा शायद आपने कुछ उसमें मिस्टेक कर दी, स्पेलिंग मिस्टेक कर दी अपने नेम की, तो आप क्या करोगे, आपको उसमें पार्शली यानी बहुत थोड़ा सा कुछ चेंज करना है। तो उस टाइम आप कौन सा मेथड का यूज करेंगे, पैच मेथड को उस टाइम आप यूज करते हैं पार्शली अपडेट करने के लिए। आपको पूरी इंस्टाग्राम की पोस्ट अपडेट नहीं करनी, सिर्फ थोड़ा पोर्शन अपडेट करना है, तो उस टाइम पैच मेथड का यूज करेंगे। इसमें यही लिखा हुआ है, टू पार्शली अपडेट डेटा टू द सर्वर, कि सर्वर के अंदर जो डेटा उसको पार्शली अपडेट करने के लिए हम पैच मेथड का यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा पुट। पुट क्या होता है, टू अपडेट एग्जिस्टिंग डेटा ऑन द सर्वर। अब पूरी पोस्ट को आपको चेंज करना है, पूरी पोस्ट को अपडेट करना है, तो आप उस टाइम कौन से मेथड का यूज करेंगे, पुट मेथड का यूज करेंगे। आपको कोई स्पेसिफिक कैप्शन नहीं अपडेट करना, पूरी पोस्ट को अपडेट करना है, यानी पूरे डेटा को, जब भी हमें एग्जिस्टिंग डेटा को पूरे को अपडेट करना हो तो उस टाइम हम पुट का यूज करेंगे। आई होप ये आपको चारों क्लियर होंगे, गेट, पोस्ट, पैच एंड पुट। लास्ट आता है हमारा रिमूव। रिमूव सिंपली आपको कोई भी डेटा डिलीट करना सर्वर के अंदर, तो उस टाइम आप रिमूव का यूज करेंगे। तो ये हमारे 5 मेथड HTTP मेथड्स होते हैं जो हम वाइडली यूज करते हैं अपने सर्वर पर रिक्वेस्ट करने के लिए, ठीक है। आई होप आपको क्लियर होंगे। अब बढ़ते अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है रीडायरेक्टिंग रिक्वेस्ट टू द अदर रिसोर्सेज। रीडायरेक्ट करना अपनी रिक्वेस्ट को अदर रिसोर्सेज पे। इसका मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आपको अगर हमारे नोट्स को परचेज करते हैं तो आप रेजर पे जाते होंगे, जो आपका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलता है, आप वहां पे क्लिक करते हैं, आप रेजर पे पहुंच जाते हैं। आप रेजर पे जो भी उनकी क्वेरीज होती है आप उनको फिल करते हैं, जो भी पेमेंट का डिटेल्स होते हैं उनको आप पूरा कंप्लीट करते हैं। आप उनको कंप्लीट करेंगे, कुछ सेकंड रुकेंगे
तो वो क्या होता है, एकदम आपको रिडायरेक्ट कर देगा नोट्स पे। एकदम आप नोट्स के सेक्शन पे आ जाएंगे, जैसे आप पेमेंट कंप्लीट करेंगे तो वैसे आप नोट्स के सेक्शन पे आ जाएंगे और आपको नोट्स क्लियर विजिबल होंगे और आप वहां से नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये क्या हुआ, यानी जो हमारा यूजर है उसे एक रिसोर्सेज से दूसरे रिसोर्सेज पे स्विच करना, तो उस टाइम हम यूज करते हैं रिडायरेक्टिंग रिक्वेस्ट टू द अदर रिसोर्सेज का। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया रेजर पे का, सेम उसी पर ही हमारा वर्क करता है। इसमें क्या लिखा हुआ है, रिडायरेक्टिंग अ रिक्वेस्ट इन सर्वर्स सर्वलेट्स मीन सेंडिंग द यूजर रिक्वेस्ट टू द अनअदर रिसोर्सेज टू हैंडल इट। हमारी जो यूजर की रिक्वेस्ट है, जो हमारी यूजर की रिक्वेस्ट है उसको सेंड करना दूसरे रिसोर्सेज पे, वो कहलाता है हमारा रिडायरेक्टिंग रिक्वेस्ट टू अदर रिसोर्सेज। जैसे हम कहते हैं ना कि पहले मुझे ये काम करना, तुरंत उसके बाद मैं ये काम करूंगा, तो इसका मतलब क्या है कि हमारे यूजर को स्विच करना दूसरे रिसोर्सेज पे, दैट इज कॉल्ड रिडायरेक्टिंग रिक्वेस्ट। और उसका मैंने आपको एग्जांपल देते हैं, जैसे कि हमारे रेजर पे का पूरा प्रोसीजर होता है वो हमारा इस पर ही वर्क करता है। जैसे आप पेमेंट के बाद तुरंत रिडायरेक्ट हो जाते हो ना नोट्स पे, तो वो इसी तरीके से वर्क करता है। अब इसके भी हमारे 2 वेज हैं यूजिंग रिक्वेस्ट। अब बेसिकली हमें रिडायरेक्टिंग, जब हम रिक्वेस्ट को रिडायरेक्ट करते हैं तो इसके भी हमारे 2 वेज हैं। पहला होता है हमारा यूजिंग रिक्वेस्ट डिस्पैचर और दूसरा होता है यूजिंग सेंड रिडायरेक्ट। सेंड रिडायरेक्ट ये हमारा सर्वर साइड होता है, ये हमारा क्लाइंट साइड होता है। सर्वर साइड यानी ये डेटाबेस से रिलेटेड जो भी वर्क है वहां हम इसका यूज करते हैं। क्लाइंट साइड यानी क्लाइंट से इंटरेक्ट करने के लिए, यूजर से इंटरेक्ट करने के लिए हम यूजिंग सेंड रिडायरेक्ट का यूज करते हैं। ये जो हमारा ब्राउजर यूआरएल होता है, आपको पता होगा जो हमारा यूआरएल होता है ब्राउजर का, जब हम इसको यूज करते हैं रिक्वेस्ट डिस्पैचर का, तो वो हमारे ब्राउजर के यूआरएल को चेंज नहीं करता। जबकि अगर हम सेंड रिडायरेक्ट का यूज करेंगे तो ये हमारे क्या करता है, जो हमारा ब्राउजर का यूआरएल है उसको क्या कर देगा, चेंज कर देगा। और उसे चेंज किस में करेगा, जो हमारा टारगेट यूआरएल होगा, जहां हम पहुंचना चाह रहे हैं उसे उस यूआरएल में हमारे क्या कर देगा, चेंज कर देगा। और आपको मैं बताऊं कि जो हमारा ये सर्वर साइड होता है ये हमारा काफी फास्ट होता है, और जबकि काफी स्लो प्रोसेस होता है। जो हमारा क्लाइंट साइड वर्किंग होती है ना, ये काफी स्लो होती है इंस्टेड ऑफ सर्वर साइड। ठीक है, ये हमारा थोड़ा मैंने इनके बारे में आपको बता दिया, तो आई होप आपको क्लियर होगा। अब नेक्स्ट आता है हमारा सेशन ट्रैकिंग। अब सेशन ट्रैकिंग पढ़ने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाना चाहूंगी कि सेशन ट्रैकिंग बेसिकली होती क्या है। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा ब्राउजर यानी हमें यानी क्लाइंट, और ये हमारा क्या है, ये हमारा सर्वर है। अब क्लाइंट ने हमें सर्वर्स पे जाना है, सर्वर पे मैंने एक रिक्वेस्ट भेजी R1 कि मुझे लाइक कुछ भी एक्सेस करना है, किसी भी वेबसाइट को एक्सेस करना है। तो वहाँ लॉगिन हुआ, ठीक है, लॉगिन हो गया, मैंने थोड़ा एक्सेस कर लिया, जो मुझे डेटा चाहिए था मैंने वो डेटा, ठीक है, मैंने एक्सेस कर लिया। अब मुझे कोई और डेटा चाहिए, अब मैंने दूसरी रिक्वेस्ट करी R2, सेम यूजर हूँ, मैं ही हूँ, सेम यूजर ने दूसरी बार रिक्वेस्ट करी। ठीक है, अब ये जो रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपको पता है ये रिक्वेस्ट किससे हो रही है, HTTP मेथड से, जो मैंने आपको बताया गेट पैच पुट ये सब। ठीक है, और आपको मैं बता दूं ये जो HTTP मेथड्स होते हैं ये स्टेटलेस होते हैं, यानी इनकी कोई भी स्टेट नहीं होती। जैसे ही मैंने रिक्वेस्ट करी तो यहाँ जो हमारा सर्वर है, सर्वर के पास जब मेरी R2 रिक्वेस्ट जाएगी तो सर्वर ये समझ ही नहीं पाएगा कि मैं वही यूजर हूँ, जो मैंने अभी यूजर लॉगिन किया था ना, मैं वही यूजर हूँ, वो समझ ही नहीं पाएगा। जैसे ही मैं जाऊंगी सर्वर पे वो दोबारा से मुझे एक न्यू यूजर की तरह न्यू यूजर की तरह क्या करेगा, ट्रीट करेगा कि मैं एक न्यू यूजर हूँ। फिर वही मुझे वो सारा प्रोसीजर देगा, पहले वो मुझे लॉगिन देगा, फिर मुझे अकाउंट बनाना पड़ेगा, उसके बाद मैं डेटा को फेच कर पाऊंगी। फिर सेम यूजर मैंने तीसरी बार मुझे कुछ चाहिए होगा, फिर वो मुझे तीसरी बार एज अ न्यू यूजर ट्रीट करेगा, फिर मुझे वही सारा प्रोसीजर करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है कि सर्वर ये समझ ही नहीं पा रहा है कि जब एक यूजर ने एक बार लॉगिन कर लिया है तो मुझे समझ जाना चाहिए कि उस यूजर जो है हमारा वो एक बार मेरे पास आ चुका है, अब वो दोबारा आएगा तो मुझे उसके साथ इतना सब प्रोसीजर करने की जरूरत नहीं है, मुझे समझ जाना चाहिए। अब वो क्यों नहीं समझ पा रहे, क्योंकि जो हम रिक्वेस्ट करें उनकी कोई स्टेट ही नहीं है। तो इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए हम यूज करते हैं सेशन ट्रैकिंग का। अगर हम एक और सिनेरियो से समझे, अगर आपको ये नहीं समझ आया तो कोई दिक्कत नहीं, आप इस सिनेरियो से समझे। एज ए स्टूडेंट मैं हूँ, मुझे एडमिशन लेना है, मैं किसी कॉलेज में गई, वहाँ मैंने देखा कि मुझे यहाँ एडमिशन लेना है। ठीक है, अब मैंने वहाँ रजिस्ट्रार में गई, रजिस्ट्रेशन जो हमारा होता है वहाँ मैंने उनका फॉर्म वॉर्म फिल किया, और उन्होंने मुझसे बोला कि अगर आप आज यानी पिछले 1 हफ्ते के अंदर, नेक्स्ट जो 1 वीक आ रहा है, अगर आपने उसके अंदर अपना एडमिशन करा दिया तो हम आपको 20% डिस्काउंट देंगे। ठीक है, 20% डिस्काउंट देंगे। ठीक है, अब मैंने कहा ठीक है, मैं घर पे बातचीत कर आऊँगी, उसके बाद मैं आपको फाइनल बता दूंगी। अब मैं घर पे चली गई, अब मैं 2-3 दिन बाद दोबारा जाती हूँ सेकेंड टाइम। जब मैं सेकेंड टाइम जाती हूँ
वहाँ, तो मैं वहाँ वो मुझे पहचान ही नहीं पाते। वो मुझसे कहते हैं कि आप तो न्यू यूज़र हो, हम तो आपको नहीं जानते। अब अगर मैं न्यू यूज़र हूँ, क्या मुझे ये वाला डिस्काउंट मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा। वो तो मुझे जानते ही नहीं, वो तो मुझे दोबारा से नया प्रोसीजर बताएंगे। वो मुझसे कहेंगे कि आपकी फीस इतनी है, आपको कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा, और आपको लेना है तो लो, नहीं लेना तो नहीं लो। अब वो मुझसे ऐसे भी बात कर सकते हैं। सेम ही यूजर को अगर वो मुझे पहचान ले, अगर वो मुझे पहचान लेते हैं, तो क्या होता? क्या उन्हें इतना प्रोसीजर दोबारा करना पड़ता? वो क्या करते? वो मुझे पहचान लेते और मुझे 20% डिस्काउंट मिल जाता, जिससे मेरा बहुत ज्यादा फायदा हो जाता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वो मेरे सेशन यानी जो मेरी स्टेट है उसको पहचान ही नहीं पा रहे हैं कि सेम ही यूजर बार बार आ रहा है। जब भी मैं विजिट कर रही हूँ तो वो मुझे एज अ न्यू यूजर ट्रीट कर रहे हैं कि ये एक न्यू यूजर है। तो इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करता है हमारा सेशन ट्रैकिंग। आई होप आपको क्लियर होगा कि सेशन ट्रैकिंग हमारी होती क्या है। अब सेशन ट्रैकिंग होती क्या है? सेशन ट्रैकिंग इन जावा सर्वलेट इज द मैकेनिज्म टू मेंटेन द स्टेट ऑफ अ यूजर इंटरेक्टिंग विद अ वेब एप्लीकेशंस। ये क्या करता है? जो हमारी यूजर की स्टेट है उसको मेंटेन करता है, ताकि बार बार हमें, अगर एक ही यूजर बार बार हमारे सर्वर पर रिक्वेस्ट भेज रहा है तो हमें बार बार उसे न्यू यूजर की तरह ट्रीट नहीं करना पड़े। तो उसको कौन मेंटेन करता है? सेशन ट्रैकिंग। सिंस HTTP, जो मैंने आपको बताया कि जो हम HTTP मेथड्स का यूज करें वो कैसे होते हैं? वो स्टेटलेस होते हैं, उनकी कोई स्टेट होती ही नहीं है, इसलिए हम पहचान ही नहीं पाते। तो इसलिए हम सेशन ट्रैकिंग का यूज कर रहे हैं। सेशन ट्रैकिंग इज अ वे टू मेंटेन स्टेट ऑफ अ यूजर। सेशन ट्रैकिंग क्या है? एक ऐसा वे जिसकी हेल्प से हम यूजर की स्टेट को क्या कर सकते हैं? मेंटेन कर सकते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज सेशन मैनेजमेंट। हम इसको, सेशन ट्रैकिंग को सेशन मैनेजमेंट भी बोलते हैं, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? जो हमारी स्टेट्स है उनको ही तो मैनेज कर रहे हैं, यानी सेशंस को मैनेज कर रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? HTTP इज ए स्टेटलेस, दैट मीन ईच रिक्वेस्ट इज कंसिडर एज अ न्यू रिक्वेस्ट। जैसे मैंने आपको बताया कि HTTP जो हम रिक्वेस्ट यूज कर रहे हैं वो स्टेटलेस है। तो जब भी हम रिक्वेस्ट, सेम ही यूजर बार बार रिक्वेस्ट कर रहा है, तो वो क्या समझ रहे हैं? एज अ न्यू रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि जो हमारा यूजर है वो न्यू यूजर है, और एक वो न्यू रिक्वेस्ट को जनरेट कर रहा है, जबकि ऐसा है भी नहीं। और ये क्या करता है? टू रिकॉग्नाइज द यूजर। जो हमारा सेशन ट्रैकिंग होता है यूजर को रिकॉग्नाइज करने में हेल्प करता है कि जो हमारा यूजर है वो अगर पहले भी आया हुआ है तो उसको रिकॉग्नाइज करने में कि ये हमारा पहले भी विजिट कर चुका है यूजर, तो उसकी हेल्प से हम यूजर को रिकॉग्नाइज कर पाते हैं। ये होता है हमारा सेशन ट्रैकिंग। आई होप आपको क्लियर होगा कि सेशन ट्रैकिंग हमारा क्या होता है। अब सेशन ट्रैकिंग की काफी सारी टेक्निक्स होती हैं। अब टेक्निक्स क्या होते हैं? जैसे कुकीज हो गए, हिडन फॉर्म फील्ड, URL रीराइटिंग, HTTP सेशंस, ये हमारे काफ़ी सारी टेक्निक्स होती हैं जिसकी हेल्प से हम क्या कर पाते हैं? यूज़र की स्टेट को रिकॉग्नाइज कर पाते हैं। दैट्स ऑल अबाउट सेशन ट्रैकिंग। आई होप आपको क्लियर होगा। अब बढ़ते अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है कुकीज। कुकीज आपने बहुत ज़्यादा, जब भी आप किसी भी वेबसाइट पे विजिट करते होंगे तो वहाँ आपको पॉपअप आता होगा कि एक्सेप्ट ऑल कुकीज, रिजेक्ट ऑल कुकीज। तो जो कुकीज, अब बेसिकली कुकीज होते क्या है? अब हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप यूट्यूब पे कुछ भी सर्च करते हैं, आप मोटिवेशनल वीडियो सर्च करते हैं, आपने सर्च किया। अब आपने तो एक बार ही सर्च किया, लेकिन आप जब दोबारा आपने सर्च किया, आपने वीडियोस वगैरह देखी जो आपको देखनी थी, उसके बाद आपने दोबारा यूट्यूब पे आपने दोबारा ओपन किया यूट्यूब जैसी, तो आप देखोगे आपके डैशबोर्ड पे काफ़ी सारी मोटिवेशनल वीडियोस पहले ही आ चुकी होंगी। आपने सर्च तो किया था पहले, लेकिन उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको यहाँ पे दिख रही है, दोबारा आने पे भी दिख रही है। इसका मतलब क्या है? कि जो आपकी इंफॉर्मेशन थी, जो आपने सर्च किया फर्स्ट टाइम, उसकी स्मॉल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को स्टोर कर लिया गया, और जब आप दोबारा आए तो उस जो स्मॉल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है, जो छोटी सी इंफॉर्मेशन हम बता रहे हैं, उसके बेस पे आपने उनको, आपको उसमें क्या दिए? सजेशंस दिए। तो ये होता है हमारा कुकीज। जैसे कि हम बार बार देखते हैं कि जो भी चीज़ हम सर्च करते हैं उससे रिलेटेड हमें कंटेंट मिलता रहता है, तो किसके हेल्प से मिलता है? कुकीज। क्योंकि जब आपने एक बार सर्च किया तो उसके बेस पे कुकीज आपकी इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर लेता है, और जब आप दोबारा आते हो तो उसके बेस पे आपको क्या देता है? रेस्पॉन्स क्रिएट करके देता है। जैसे आप मिंत्रा पे हो गए, अमेजन पे हो गए, आप जो चीज़ सर्च करोगे, आपने सर्च तो एक बार की, लेकिन वो आपको मल्टीपल जगह आपको देखने के लिए मिलते हैं। आप जिस तरीके की वीडियोस देखेंगे उसी तरीके से आपको एड्स आएंगे, उसी तरीके से आपको बहुत सारी चीज़ें, उसी तरीके से आपको वीडियोस दिखेंगी। तो वो सब किसकी हेल्प से? वो सब हो रहा है कुकीज़ की हेल्प से। अब कुकीज़ आपको समझ आ गया है कि आप देख लेते हैं डेफिनेशन। अ कुकीज़ इज अ स्मॉल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर्ड ऑन द क्लाइंट। कुकीज़ क्या है? कि स्मॉल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है कि आपने इतना सारा काम किया, उसकी उसकी छोटी सी इंफॉर्मेशन को हम कुकीज़ बोलते हैं, जो कि हमारी कहाँ होती है? क्लाइंट पे स्टोर होती है, क्लाइंट साइड पे स्टोर होती है। अब कुकीज़ हैज़ अ नेम, सिंगल वैल्यू, ऑप्शनल एट्रीब्यूट, कमेंट्स। कुकीज़ के पास नेम भी होता है,
वैल्यूज भी होती हैं, काफ़ी सारे ऑप्शनल एट्रीब्यूट्स भी होते हैं, लाइक कमेंट्स वगैरह, सब चीज़ें कुकीज़ अपने पास रखता है। ऐसा नहीं कि ऐसी इंफॉर्मेशन को स्टोर करेगा, प्रॉपर वे में इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। इन कुकीज टेक्निक वी ऐड कुकीज विद रेस्पॉन्स फ्रॉम द सर्वलेट्स। हम क्या करते हैं, अगर कुकीज टेक्निक के अंदर हम कुकीज की ऐड करते हैं रिस्पॉन्स, जब हम सर्वलेट्स पे जाते हैं तो आपको जब रेस्पॉन्स मिलेगा तो उसके साथ आपको कुकीज भी मिलेंगी। देखेंगे एन एग्जाम्पल, हम इस डायग्राम के थ्रू समझेंगे कि हमारा ब्राउजर है, हमारा सर्वर है। अब हम ब्राउजर पे सबसे पहले हमने रिक्वेस्ट भेजी। अब मुझे ब्राउजर से ब्राउजर को जो भी मुझे सर्वर से डेटा चाहिए होगा, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको बताया कि मोटिवेशनल डेटा चाहिए, कुछ भी ले लेते हैं एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल मुझे मोटिवेशनल डेटा चाहिए, तो मोटिवेशनल डेटा एज ए रिक्वेस्ट गया, सर्वर के पास पहुंच गया। सर्वर ने समझ लिया कि हाँ ठीक है, इनको क्या चाहिए, मोटिवेशनल डेटा चाहिए, और सर्वर ने मुझे रिस्पॉन्स भेज दिया। ठीक है, रिस्पॉन्स के साथ मेरे पास क्या है, कुकीज़। अब जब मैंने रिक्वेस्ट करी और इस डेटा के बेस पे एक कुकीज़ क्रिएट हो गया, उस कुकीज़ के अंदर क्या हो गया कि मुझे डेटा किस तरीके का चाहिए, मोटिवेशनल डेटा चाहिए। अब मुझे रेस्पॉन्स के साथ मुझे क्या मिल गया, कुकीज़। अब जब मैं दोबारा रिक्वेस्ट करूँगी तो वो जो मेरा ये वाला कुकीज़ है ना, उसके बेस पे मुझे क्या मिलेगा, मुझे वीडियोज़ मिलेंगे, मुझे डेटा मिलेगा, सजेशंस मिलेंगे, एड्स मिलेंगे। तो इस तरीके से वो हमारा वर्क करता है कुकीज़। आई होप आपको क्लियर होगा। अब टाइप ऑफ कुकीज़ क्या होता है, ये हमारे दो टाइप के होते हैं। पहला होता है नॉन परसिस्टेंट कुकीज़, दूसरा होता है परसिस्टेंट कुकीज़। नॉन परसिस्टेंट कुकीज़ क्या है कि आप जिस वेबसाइट पे विजिट कर रहे हैं जब तक वो कुकीज़ वैलिड है, जैसे आपने उस वेबसाइट को क्लोज किया तो कुकीज़ फिनिश हो गए, कुकीज़ डिस्ट्रॉय हो गए, तो वो होती है हमारी नॉन परसिस्टेंट। परसिस्टेंट कुकीज़ क्या होते हैं, जो आपकी मल्टीपल सेशंस होते हैं, यानी आप अगर एक वेबसाइट को विजिट करें, वहाँ आपका जो कुकीज़ क्रिएट हुआ वो आपकी दूसरी वेबसाइट पे भी आपको उसी तरीके का डेटा देगा। आप तीसरी पे जाएंगे, वहाँ पे भी वो आपको सजेशंस देगा। दैट इज कॉल्ड परसिस्टेंट कुकीज़। वही मैंने लिखा हुआ है कि नॉन परसिस्टेंट कुकीज़ क्या होते हैं, जो हमारे सिंगल सेशन के अंदर वैलिड होते हैं, और परसिस्टेंट कुकीज़ क्या होता है, जो हमारे मल्टीपल सेशंस के अंदर वैलिड होते हैं। ये होते हैं हमारे दो टाइप के कुकीज़। आई होप ये आपको क्लियर होगा कि कुकीज़ का कॉन्सेप्ट क्या होता है। यहाँ हमने जो हमारा पहला पार्ट है सर्वलेट्स, वो हमने फिनिश कर दिया है। आई होप आपको क्लियर होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। अगर नोट्स चाहिए आपको तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, आप वहाँ से जाके हमारे नोट्स को बाय कर सकते हैं। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।